हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू फिलर फॉर्म। आप सभी का स्वागत है फिलर फॉर्म पर। आई एम प्रियंका, योर यूजीसी नेट पेपर 1 फैकल्टी। ज्वाइन हो जाइए सभी क्लास में प्लीज टाइमली। जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, आज थोड़ा सा लेट है, 1-2 मिनट। कैसे हैं आप सभी? हाउ आर यू ऑल? गुड इवनिंग जी सभी को, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग जी। परमदीप, वी वांट शेयर एफ। ओके, हाँ सभी प्लीज पॉजिटिव, जो भी आप बोलना चाहते हो अपने लिए पॉजिटिव बोले सभी। ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है ना सभी को? माइक नहीं लगाया एक्चुअली मैंने। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप सभी को? एक बार मुझे कंफर्म करके बताओ। ठीक है जी। यस मैम, क्लियर है। ओके, ठीक है। तो पीडीएफ सबको मिल गई है रिसर्च एप्टीट्यूड की? कोई ऐसे जिसको पीडीएफ ना मिली हो? किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट है अभी। कोई भी डाउट है अगर आप लोगों का तो पूछ लो एक बार। क्लियर है मैम, ठीक है जी। आज मैं क्या करूंगी कि आज पीपल एंड डेवलपमेंट का फोल्डर बना दूंगी ना, ठीक है। और आज हम करने वाले आपका टॉपिक, एक तो वो करेंगे नेशनल एक्शन प्लान वाला, ठीक है। क्लाइमेट नेशनल एक्शन, वो वाले 8 जो गोल है, ठीक है। एंड साथ के साथ हम ह्यूमन एक्टिविटीज करेंगे, ह्यूमन इंटरेक्शन ऐसा कुछ समथिंग है वो, ठीक है। इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन एक्टिविटीज का, वो टॉपिक करेंगे। और आज मैं क्या करूंगी, पीपल एंड डेवलपमेंट का फोल्डर बना दूंगी, पीडीएफ। हाँ जी, जया क्या नाम है, पटेल जी। तो फोल्डर आज बन जाएगा, कल पीडीएफ अपलोड कर दूंगी, ठीक है। मैम पीपल ने इन्वायरमेंट का पीडीएफ नहीं मिला है। हाँ जी, वो नहीं किया अपलोड, वही बात कर रही हूँ कि आज मैं पीपल एंड डेवलपमेंट का पीडीएफ बनाऊंगी, मीन्स फोल्डर बनाऊंगी आज, ठीक है। पीडीएफ नहीं, फोल्डर बनाऊंगी आज सभी कोर्सेज में, क्योंकि आपके 37 कोर्सेज है, तो 1-1.5 घंटा लग जाएगा मुझे उसका फोल्डर बनाने में। कल पीडीएफ अपलोड कर दूंगी कंबाइंड, ठीक है। कंबाइंड पीडीएफ जो हम आज टॉपिक करेंगे, जो हमने इससे पहले टॉपिक किया था वो। ओके, करते हैं क्लास को स्टार्ट, क्योंकि टाइम नहीं हमारे पास अभी। ये है जी आपका दिसंबर बैच के लिए मिशन है जेआरएफ। और इस बार अगर मेरी मंडे ट्यूसडे को क्लास होती है तो मैंने आज ही पीपीटी बना ली उसकी भी, पीपल एंड डेवलपमेंट की प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर करेंगे हम मंडे एंड ट्यूसडे को। और बहुत ही बेटर, मीन्स बहुत अच्छे है वो क्वेश्चंस जो मैं लेकर आ रही हूँ, और बहुत बार रिपीट हुए वो टॉपिक। क्लियर है सभी को? तो मंडे ट्यूसडे जो आपकी क्लास होगी यूट्यूब पर 9 PM आपकी क्लास रहने वाली है, और फ्री क्लास होगी आप लोगों के लिए, ठीक है। इसमें हम करेंगे पीपल एंड डेवलपमेंट के प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर। आज ही मैंने इसकी पीडीएफ पीपीटी बना दी है, मीन्स। और साथ के साथ वेडनेसडे टू सैटरडे आपको पता है 7 PM क्लास होती है, और अभी हमारी यूनिट चल रही है यूनिट 9 पीपल एंड डेवलपमेंट की, ठीक है। पीपल इन्वायरमेंट एंड आपका डेवलपमेंट। ओके जी। डबल डबल आवाज आ रही है ना। करते फिर क्लास को स्टार्ट, सभी थम्स अप दे दो, वी वांट जेआरएफ जो भी। अच्छा, कल हमने एक टॉपिक करा था डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट पे। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे हमारे, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे। कोई मुझे बताएगा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कितने और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं? एसडीजी लिख लेना इसको, और एमडीजी लिख लेना इसको, ठीक है। वी वॉन्ट जेआरएफ हो। ओके जी, हाँ जी, कोई बताएगा मुझे? और आज हम करने वाले हैं ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। और एक और टॉपिक करेंगे जो यहाँ पे है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये वाला करेंगे, छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा। ये वाला टॉपिक करेंगे और ये वाला टॉपिक करेंगे। मिलेनियम हमारा हो गया, सस्टेनेबल भी हमारा हो गया है, ठीक है। सस्टेनेबल 17 है, और मिलेनियम, ये क्या किया आपने? गलत किया पूनम जी। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आपके 8 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपके 17 है। 8 और 17, ठीक है, 8 और 17। ओके, ये हमारा हो गया था। बाकी इसकी पीडीएफ तो दे दूंगी आपको। इकोसिस्टम और ये इकोलॉजी, इसको देख लेना आप लोग ना, इजी है। इकोसिस्टम वो होता है कि जहां पर हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो रहती है जहां पर, ठीक है, वो होता है आपका इकोसिस्टम।
इसको देख लेना। बायोस्फीयर वो होता है कि जहाँ पे हम जी सकते हैं, मीन्स कि हमें क्या चाहिए कि अगर जब हम इस भूमि पर रह रहे हैं, इस पृथ्वी में रह रहे हैं, तो हमारा आस-पास का मीन्स हवा चाहिए, पानी चाहिए, लैंड चाहिए हमें जीने के लिए। तो बायोस्फीयर का मतलब वही होता है कि जहाँ पे हम जीवन अपना व्यतीत कर सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं ऐसी जगह में, ऐसे प्लेनेट में चले जाओ जहाँ पे जी नहीं सकते हो, क्लियर है? तो मीन्स एक धरती दी है हमें जीने के लिए, ठीक है? बायोस्फीयर उसको बोला जाता है। और इकोसिस्टम आपका वो होता है जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होती है। मीन्स की नॉन लिविंग कौन सी होगी? आपकी मिट्टी होगी नॉन लिविंग, रॉक हो गया, चट्टान होगी, वाटर हो गया आप लोगों का नॉन लिविंग थिंग्स। और लिविंग थिंग्स कौन सी होगी? आपकी पेड़ पौधे, ठीक है, ह्यूमन बींग्स वगैरह, जीव जंतु, ये सारी लिविंग थिंग्स होगी। तो इकोसिस्टम होता है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का। बायोस्फीयर होता है कि जहाँ पे हम जी सकते हैं। तो हमें जीने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? एयर है, वाटर है, लैंड है, ये सारी चीजें हमें जीने के लिए इंपॉर्टेंट है। मैम टुडे इज माई बर्थडे। ओ मिस अफरीन जी, हैप्पी हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, गॉड ब्लेस यू। और मेरी यही विश है आपके लिए कि आपका इस बार दिसंबर में आप जेआरएफ लेकर आओ। यही दुआ है मेरी आपके लिए। बेस्ट विशेस। ओके, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हमारा हो गया था 2000 से लेकर 2015 तक। और ये एज इट इज आपको याद करने पड़ेंगे, सीक्वेंस में भी पूछा जा सकता है, या फिर गोल 1 से लेकर गोल 8 तक के नेम पूछे जा सकते हैं। ये एज इट इज ऐसे ही याद करने होंगे। इसके साथ एक और चीज मुझे बतानी थी, जो मैं आज ही मैंने पीडीएफ में ऐड किया। ये चीज भी आपको याद करनी है कि टारगेट इन डेप्थ, कि इन गोल्स की क्या क्या, जैसे कि आपका गोल 1 है, the the proportion of people who are hungry by half between 1990 and 1925। ये आपको एज इट इज ऐसे याद कर लेना, ठीक है? पूछा जाता है समटाइम ये, जैसे कि 75 बिटवीन और 2/3 बिटवीन, ये वाला, ठीक है? इसको याद कर लेना। और हाफ ही है वैसे तो, ऑलमोस्ट। इसको देख लेना एक बार, याद कर लेना इसको, ठीक है? हिंदी वाले भी देख ले कि पीछे लोगों का अनुपात आधा, 1900 मीन्स हाफ, ठीक है, ऐसे करके। और 1990 2000 के बीच राष्ट्रीय गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली आबादी के अनुपात को आधा करना। लक्ष्य 2 पॉइंट सुनिश्चित करे कि सभी बच्चे, लड़के लड़कियां दोनों, 2015 तक प्राथमिक शिक्षा का पूरा कोर्स पूरा करने में सक्षम हो। ये तो देखो सिंपल सी लाइन है, ये एज इट इज आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। ये फैक्ट है, ठीक है? ये फैक्ट है, इसको देख लेना एक बार, पूछे जाते हैं एग्जाम में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारे 17 थे, ठीक है? ये भी हमारा हो गया था। 17 गोल आपके, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, ये सारा हमारा हो गया था। इसको तो देखो एज इट इज ऐसे ही याद करना होगा। इसको लिख लेना एक बार ना, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स भी लिख लेना, उसके टारगेट लिख लेना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लिख लेना, ठीक है? इसके टारगेट तो है नहीं कुछ खास, ये लिख लेना एक बार। ये सीक्वेंस में भी पूछा जा सकता है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि आपका गोल 1 क्या है, गोल 2 क्या है, या गोल 3 क्या है। क्लियर है सभी को? तो यहाँ से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। बाकी ये देख लेना, ये वैसे हम डिटेल में भी करेंगे, आपकी अर्थ समिट वगैरह क्या क्या थी, ठीक है? इनको हम डिटेल में भी करेंगे वैसे। आपकी 2030 एजेंडा भी बोला जाता है इसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को। 17 गोल, 169 टारगेट, ये कर लेना एक बार। सिंदाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क, ये मार्च 2015, ये देख लेना एक बार ना, ये फैक्ट है। मीन्स एक बार आपकी आंखों के सामने से पेरिस एग्रीमेंट 2015 वाला, ठीक है? ये ऐसे करके देख लेना मीन्स एक बार, ये फैक्ट है। बाकी हम इनको डिटेल में करेंगे। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2002, जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। फिर रियो दी जेनेरियो, रियो समिट 2020 वाली, ठीक है? द फ्यूचर वी वांट, ये देख लेना एक बार, ये वाला रियो दी जेनेरियो ब्राजील इन 2012। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। बाय मैम एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। जा रहे हो मिस अफरीन जी? बर्थडे सेलिब्रेट मैम, आज लोग हैं घर पर, मैं रिकॉर्डेड क्लास कर लूंगी। ओके जी, करो करो, सेलिब्रेट करो बर्थडे, ठीक है? रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, बट और साथ के साथ नोट्स बना लेना, इंपॉर्टेंट है। पीपल एंड डेवलपमेंट आपकी ऐसी यूनिट है ना जहां से बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा। अगर किसी कोई ऐसी यूनिट है ना जहां से सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन बनते हैं, तो वो आपकी पीपल एंड डेवलपमेंट है। ये हमें लगता है कि ये यूनिट बहुत ज्यादा टफ है, अगर आप पीवाई क्यूज करोगे तो आप देखोगे बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। एज इट इज, मीन्स कि जैसे मान लो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चन बनेगा तो वही गोल पूछेगा, 17 गोल, और क्या पूछेगा? एमडीजी से बनेगा तो वही गोल पूछेगा, और क्या पूछेगा? ग्रीन हाउस से पूछेगा तो ग्रीन हाउस पूछेगा, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पूछेगा, पॉल्यूशन पूछेगा, और नेचुरल हजार्ड जो भी होते हैं वो पूछेगा। मीन्स इजी क्वेश्चन बनते हैं, बस थोड़ा सा कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है। किसमें नहीं दिख रहा? फॉन्ट साइज, हाँ उसका छोटा था फॉन्ट साइज ना, ये वाला ठीक है।
उसको तो आप एक बार ना पीडीएफ मिल जाएगी, उसको बस ऐसे एक बार वो मीन्स गो थ्रू कर लेना है। एक ऐसा होता है ना कि हमारी आंखों के सामने से कुछ चीज गुजर जाए, वैसा देख लेना। बाकी उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, रियो दी जेनेरियो और आपके सारी वो कन्वेंशंस है वो, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये वाला भी नहीं दिख रहा था, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये क्लियर है? ठीक है, अभी हम यहाँ से टॉपिक स्टार्ट करते हैं आपका। सृष्टि जी बताओ, क्लियर है अभी ये वाला टॉपिक? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट, सॉरी पीपीटी, ये क्लियर दिख रही है ये वाली? दिख रहा मैम, ठीक है जी, ओके। ओके लेट्स स्टार्ट। जो अभी तक आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जो मैंने अभी तक आपको थोड़ा थोड़ा दिखाया, बाकी हम डिटेल में करेंगे कन्वेंशंस। ठीक है, रियो दी जेनेरियो वाली वो सारी कन्वेंशन करेंगे हम डिटेल में, क्लियर है? अभी हम ये वाले टॉपिक करेंगे, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। यस ओके, अब चलो। द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, NAPPC, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है जी एग्जाम में। NAPPC की फुल फॉर्म पूछी जाती है, क्लियर है? वॉज लॉन्च्ड इन 2008, ये भी पूछा गया एग्जाम में ईयर इसका, बाय द प्राइम मिनिस्टर काउंसिल और ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लियर है सभी को? इट एम्स एट क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक, डिफरेंट एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट, साइंटिस्ट, इंडस्ट्री एंड द कम्युनिटीज ऑन द थ्रेट पोस्ड बाय क्लाइमेट चेंज एंड द स्टेप टू काउंटर इट। अब ये जो बनी थी आपकी जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में प्रधानमंत्री की जलवायु परिवर्तन परिषद द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य जनता के प्रतिनिधियों, सरकार की विभिन्न एजेंसियों, वैज्ञानिकों, उद्योगों और समुदायों के बीच जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरे और इसका मुकाबला करने के कदमों के बारे में जागरूकता पैदा करना था। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से होने वाले खतरों से, क्लाइमेट चेंज से क्या क्या खतरे होते हैं, ठीक है, उसका मुकाबला करना था और उसके लिए जागरूक करना था। ये था जिसका काम NAPPC लॉन्च्ड इन 2008, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके जी, अब देखो, देयर आर 8 नेशनल मिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2008 में ही लॉन्च हुई थी और 8 ही इसके मिशन थे। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी एज इट इज पूछे जाते हैं आप लोगों से, इसका सीक्वेंस याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये आपको पता होना चाहिए कि 8 मिशन कौन कौन से हैं। जैसे आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 8 जितने भी थे 8 गोल पता होने चाहिए, सॉरी मिलेनियम डेवलपमेंट के 8 गोल पता होने चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल पता होने चाहिए, वैसे ही आपको NAPPC के भी 8 नेशनल मिशन पता होने चाहिए, क्लियर है? अब जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है नेशनल सोलर मिशन की जगह यहाँ पे वो कुछ भी डाल सकते हैं, विंड डाल सकते हैं, क्लियर है, जो कि है नहीं। तो आपको ये एज इट इज ऐसे ही याद करने, मीन्स आपके देखो 3 क्वेश्चन हो गया जो आपको एज इट इज ऐसे ही याद करने हैं। इसमें ट्रिक लगाओ, जैसे मर्जी करो, ये याद करना पड़ेगा, क्लियर है? एक तो आपका MDG हो गया, ये एज इट इज 8 गोल याद करने पड़ेंगे। SDG हो गया, एज इट इज 17 गोल याद करने पड़ेंगे। और NAPCC हो गया, 8 मिशन आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे, क्लियर है? बाकी आपका पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉनिट्रल, ये सारे आपको एज इट इज ऐसे याद करने पड़ेंगे, जो हम कन्वेंशन में करेंगे अभी। मैम एग्जाम में हिंदी इंग्लिश क्वेश्चन एक ही साथ होता है क्या? एग्जाम में हिंदी इंग्लिश क्वेश्चन याद नहीं आ रहा मुझे, बस मुझे इतना पता है कि हमारे पास बोथ लैंग्वेज के ऑप्शन होती है। याद नहीं आ रहा मुझे एक साथ होता है कि अलग अलग होता है, स्लिप हो गया मेरे माइंड से ना। नहीं होता है, लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन होता है कि एक साथ होता है, क्योंकि लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन तो पहले था ना हमारे पास 2018-19, बाद में इन्होंने एक साथ ही लाना शुरू कर दिया था हिंदी और इंग्लिश वाला। कि पता नहीं, मेरा तो इंग्लिश मीडियम है ना, तो ध्यान नहीं दिया मैंने कभी। मुझे वो ध्यान आ रहा है कि मैं हिंदी में स्विच करती थी एक साथ, हाँ। पहले एक साथ नहीं होता था, अभी एक साथ होता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। मैम दिस इज माय फर्स्ट क्लास, ओके जी। अब देखो, 8 MDG के 8 गोल एज इट इज याद करने हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल एज इट इज याद करने हैं। कितना टाइम लगेगा बताती हूँ, सिर्फ 1 या 2 बार आपने MDG के गोल याद कर लेना, लिख लेना, या फिर अगर नहीं याद होगे लिख लेना, ट्रिक बना लेना, जैसे कि हमने कल ट्रिक बनाई थी। SDG के 17 गोल भी लिख लेना एक बार और ट्रिक बना लेना, ठीक है?
और अब हम पढ़ने वाले हैं आपके ये वाले NAPCC की, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, और इसका जो ईयर है आपका कौन सा है, इसका ईयर 2008 है, और 8 ही मिशन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कौन कौन से 8 मिशन है। नेशनल सोलर मिशन इंपॉर्टेंट है, नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन हो गया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब देखो सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम और सस्टेनिंग एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल हैबिटेट, ये तीन तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, सस्टेनेबल हैबिटेट हो गया, सस्टेनिंग आपका हिमालयन इकोसिस्टम हो गया, सस्टेनेबल आपका एग्रीकल्चर होगा, वाटर सोलर पानी और सूरज, ये भी आपको कहीं ना कहीं याद हो जाएगा, और ग्रीन इंडिया। ठीक है, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, ये तो कहीं ना कहीं फेवरेट रहता है, ग्रीन इंडिया आपने बहुत बार देखा होगा। ठीक है, कि ग्रीन इंडिया, पेड़ों को नहीं काटना है, ग्रीनरी होनी चाहिए, क्लियर है। नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, अब जब ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली ये भी आपको कहीं ना कहीं याद रहेगा कि स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लियर है, हिंदी में देख लो एक बार। NPPC, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, साथ के साथ जो इसका ईयर है आपका, लॉन्च कब हुई है, 2008 में लॉन्च हुई है ये, क्लियर है। और 8 इसके राष्ट्रीय मिशन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये की वर्ड है इसका। ठीक है, अब कौन कौन से है इसमें 8 मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन है, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन है, सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन है, राष्ट्रीय जल मिशन है, हिमालय परिस्थिति की तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन है, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। ये 8 के 8 मिशन आपको याद करने होंगे एज इट इज, क्लियर है सभी को। प्रोटेक्शन अब क्या है यहाँ पे, साइलेंट फीचर्स क्या कौन कौन से हैं नेशनल एक्शन प्लान के क्लाइमेट चेंज के, इज गाइडेड बाय फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, प्रोटेक्शन ऑफ पुअर एंड वनरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी थ्रू इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी सेंसिटिव टू क्लाइमेट चेंज, अचीवमेंट ऑफ नेशनल ग्रोथ थ्रू क्वालिटेटिव, ये ठीक है। ठीक है, ये खास नहीं है। जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील समावेशी सतत विकास रणनीतियों, ये वाला हो गया। पारिस्थितिक स्थिरता को बढ़ाकर गुणात्मक परिवर्तनों के माध्यम से राष्ट्रीय विकास, कहीं ना कहीं जो आपको पता ही होगा, जो एडवांटेजेस होती है ना कहीं वो हमेशा पॉजिटिव रोल प्ले करती है, इतना तो पता ही होगा आपको, और जो डिसएडवांटेजेस होती है वो हमेशा नेगेटिव रोल प्ले करती है। यहाँ से वैसे क्वेश्चन पूछा नहीं गया, बट पूछा जा सकता है नेशनल एक्शन प्लान में से। ठीक है, और ग्रीन हाउस गैसों की, अब ये ग्रीन हाउस गैस है, ये भी हम करेंगे कि कितनी आपकी ग्रीन हाउस गैसेज है, ये भी करेंगे। और कल हमने एक और टॉपिक देखा था रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, वो भी हम करेंगे, डिटेल में करेंगे ये ग्रीन हाउस गैसेज। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के अनुकूलन और शमन दोनों के लिए बड़े पैमाने पर और त्वरित गति से उपयुक्त प्रौद्योगिकी की तैनाती। अब देखो, जो आपका, अब इसको थोड़ा थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे कि नेशनल सोलर मिशन क्या है। आपको पता है सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर, सौर का क्या मतलब है यहाँ पर कि गवर्नड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। मैंने कल भी बोला था, जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है आपकी, वो कहीं ना कहीं आपकी नेचुरल रिसोर्सेज को जब हम यूज करते हैं, वहां से जो हमें एनर्जी मिलती है उसको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, मीन्स की सन। ठीक है, सन, अब सन एक ऐसी एनर्जी है कि आप जितना मर्जी सन की किरणों को यूज करोगे, मीन्स की सन को, धूप को जितना मर्जी यूज करोगे, तो ऐसा नहीं कि वो खत्म हो जाएगा। वो होती है रिन्यूएबल एनर्जी, कि मीन्स आप एक तो कहीं ना कहीं नेचुरल चीजों को यूज कर रहे हो, और सेकंड थिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो आपके यूज करने से खत्म नहीं होता। मान लो जैसा बोलते हैं ना कि नदियों से जितना मर्जी पानी निकालो वो खत्म नहीं होगा। ठीक है, अगर आप एक बाल्टी 2 बाल्टी यूज कर रहे हो तो वो पानी चलता पानी है, वो खत्म नहीं होगा। तो आप जितना मर्जी धूप को यूज करो, अब इतने सालों से हम धूप को यूज कर रहे हैं ना, क्लियर है। तो वो क्या कभी ऐसा हुआ कि आज मैंने बहुत ज्यादा धूप सेक ली, मान लो कि आज धूप लगी थी मेरे घर पे और मैं धूप में बैठी थी, आज मैंने बहुत ज्यादा धूप सेक ली, और उसके बाद क्या हो कि कल जो है, अब मैं कल धूप सेक ही नहीं पाऊंगी, ऐसा तो नहीं है ना,
क्लियर है। तो रिन्यूएबल एनर्जी में आएगा सोलर मिशन। तो नेशनल सोलर मिशन का क्या मतलब था कि जैसे मान लो कि आपको पता ही होगा कि इस तरह से आप जो सौर ऊर्जा का यूज करें घर घर में, जैसे कि बिजली भी आपकी सौर ऊर्जा से बनती है, ठीक है, और पानी गर्म होना है सौर ऊर्जा से, पता ही होगा आप लोगों को, जो ये लगते हैं उसमें पढ़ेंगे हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस में डिटेल में। वो क्या बोलते हैं उनको, जो छत के ऊपर होते हैं लगे हुए, जिससे पानी गर्म होता है। पी से वी से वोल्केनिक, ऐसा कुछ है वो। मैम एयर क्या है? एयर हवा है, और क्या? कैसे मतलब एयर क्या है? अच्छा एयर क्या है, ओके ओके, सोलर रिन्यूएबल एनर्जी में ही आएगा एयर भी आपका, सन एयर आपका रिन्यूएबल एनर्जी में। मीन्स की ये चीज ऐसी है ना, रिन्यूएबल का मतलब ये है कि आपकी यूज करने से ना वो खत्म नहीं होगी। सोलर पैनल, हाँ, सोलर पैनल, और उसमें वीओसी होता है कुछ, वॉल्केनिक, पता नहीं, ऐसा कुछ है। करेंगे इसको डिटेल में ना, इंटरनेशनल सोलर अलाउंस में, इंटरनेशनल सोलर अलाउंसेस में पढ़ेंगे हम उसको, ठीक है। अलाइंस, अलाइंस है कि अलाउंस है? अलाइंस है शायद। अब देखो, जो आपकी क्या बोल रही थी मैं, सोलर, हाँ, कि बिजली का यूज करना है आपने सौर, मीन्स की सौर ऊर्जा के थ्रू, ठीक है, पानी गर्म होता है सौर ऊर्जा के थ्रू, और एक ऐसे आपने बर्तन भी देखे होंगे, ऐसा कुकर जो खाना बनाने का होता है, अगर आप उसको धूप में रख दोगे तो खाना पक जाएगा, ठीक है। अब देखो, इट वॉज लॉन्च्ड इन 2010 विद द प्राइमरी एम ऑफ अचीविंग ग्रिड पैरिटी बाय 2022 एंड विद कोल बेस्ड थर्मल पावर बाय 2030। नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शासित, इससे 2010 में 2022 तक ग्रिड समता प्राप्त करना, 2023 तक कोयला आधारित थर्मल पावर के साथ लॉन्च किया गया था। इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, बस आपको ये पता होना चाहिए कि एट गोल कौन कौन से हैं। बाकी हाँ, ये ईयर पूछ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एनर्जी कन्वर्जेशन एक्ट कब का था, तो ये 2001 का था। अब नेक्स्ट देखो, नेशनल मिशन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी को उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, विद्युत मंत्रालय द्वारा शासित, गवर्न बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 पर आधारित। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया एग्जाम में, पूछा गया ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है PYQ। यह ऊर्जा दक्षता में सुधार की लागत प्रभावशाली को बढ़ाने के लिए एक बाजार आधारित तंत्र बनता है। स्वच्छ ईंधन पर स्विच करना, व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, क्षमता निर्माण की जरूरत है। ये इजी है, कुछ खास नहीं इसमें। फिर आपका नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, गवर्नड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शासित, सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन, मैनीफोल्ड एजेंडा मिशन, क्योंकि यह इमारतों के भीतर ऊर्जा दक्षता, इन इमारतों से अपशिष्ट निपटान और सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बेहतर बनाने पर ध्यान देता है। शहरी क्षेत्रों को अधिक जलवायु अनुकूल और जलवायु परिवर्तन के प्रति कम संवेदनशील बनाने के लिए बहुयान, ठीक है, कुछ खास नहीं। फिर नेशनल वाटर मिशन, जल ही जीवन है जी, ठीक है, governed by the Ministry of Water Resources, River Development and गंगा, ये वाला, ठीक है, खास नहीं कुछ। राष्ट्रीय जल मिशन, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा शासित, बेहतर एक एकीकृत जल संस्थान प्रबंधन सुनिश्चित करता है, जिससे जल संरक्षण, कम बर्बादी, बेहतर नीतियां बनाकर समान वितरण होता है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, गवर्नड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना, ये मीन्स इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द हिमालयन इकोसिस्टम, द ये वाला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शासित, हिमालय परिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, हिमालयन परिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए बनाया गया। इसका उद्देश्य हिमालय के ग्लेशियर, जो ग्लेशियर होते हैं ना, जैसे कि कुल्लू मनाली में भी होते हैं ग्लेशियर, जिनसे पानी बनता है, ठीक है, पानी बनता है इन ग्लेशियर से। पर्वतीय परिस्थानिक प्रणाली, जैव विविधता और वन्य जीव संरक्षण और संरक्षण को बनाए रखने और सुरक्षित रखने के लिए उपाय इजी है ये। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, ये तो पता ही आपको, ग्रीन इंडिया बहुत चला था ये, ग्रीन इंडिया, गवर्न बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अब ग्रीन इंडिया की बात होगी तो ऑब्वियसली फॉरेस्ट वाले तो आएंगे डेफिनेटली, क्योंकि वही तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट वाले तो जंगलों को बचाते हैं। अगर फॉरेस्ट वाले ना हो तो वो सारे पेड़ नहीं ले जाओ आप घर काट के, सभी लोग
सोलर कुकर, हाँ जी मोहम्मद जी। मैम क्वेश्चन कैसे आएगा? मेगा जी यहाँ से क्वेश्चन ना एक तो आएगा आपको कि NAPCC की फुल फॉर्म बताओ, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, और साथ में इसका लॉन्च ईयर बताओ 2008, और इसके कितने मिशन थे? 8 मिशन, और 8 मिशन आपसे ये पूछे जा सकते हैं कि 8 मिशन कौन कौन से हैं। ठीक है, अब जो 8 मिशन होंगे उसमें मान लो आपसे MDG का भी कोई मिशन डाल दिया जाएगा, गोल डाल दिया जाएगा, या फिर SDG का कोई गोल डाल दिया जाएगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपको एग्जैक्टली पता होने चाहिए कि 8 मिशन कौन कौन से। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से मीन्स ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये तो इसकी फुल फॉर्म बताओ, या इसका लॉन्च बताओ, या इसके 8 मिशन बताओ, या फिर 8 मिशन कौन कौन से, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। और मे भी इसके डिटेल में जो जितने भी 8 क्वेश्चन है इसके मीनिंग पूछे जा सकते हैं कि ग्रीन इंडिया का क्या मीनिंग है, वाटर का, तो वो ना आपको क्वेश्चन में ही आंसर होगा। ग्रीन इंडिया कहीं ना कहीं आपको पता है, नेशनल वाटर मिशन भी आपको पता है कि पानी की बचत करना, पानी को सही उपयोग करना। ठीक है, तो ग्रीन इंडिया में क्या हो जाएगा आपका कि मीन्स के हमारे जो जंगल है, पेड़ है, पौधे, वो सुरक्षित रहे, उनकी सुरक्षा करना। क्योंकि अगर हम पेड़ पौधों की सुरक्षित नहीं रखेंगे ना तो सूखा पड़ जाएगा। ठीक है, सूखा पड़ जाएगा फिर। नेशनल सोलर मिशन की मीन्स की जो सूरज है, सूरज का अच्छे से सौर ऊर्जा, जैसे आपको पता ही है सोलर कुकर हो गए, और आपके सोलर पैनल हो गए आप लोगों के। ठीक है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालयों द्वारा शासित। इसका उद्देश्य वन आवरण और घनत्व बढ़ाने और जैव विविधता के संरक्षण पर ध्यान देने के साथ खराब वन भूमि को पुनर्जीवित करना है। ये इजी है हिंदी में, अगर इंग्लिश में नहीं समझ आएगा हिंदी में भी पढ़ोगे, बहुत इजी इजी दिया हुआ है, बच्चों वाला ये। जो हम बचपन में EVS अगर आपने पढ़ा होगा एनवायरमेंट किसी ने, वो चीजें यहाँ पे। खेत बनाओ, पेड़ नहीं काटने, वो सारी चीजें थी ना, पानी को बचाओ, ग्रीन इंडिया, वो सारी चीजें। अब देखो, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कृषि, गवर्न बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। इट वर्क्स टूवर्ड, ये वाला सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन कृषि मंत्रालय द्वारा शासित। यह भारतीय कृषि को जलवायु परिवर्तन के प्रति कम संवेदनशील बनाने के लिए रणनीति तैयार करने की दिशा में काम करता है। यह नई फसल किस्मों की पहचान और विकास करेगा। ठीक है, ये इजी है। भूमि कृषि जोखिम प्रबंधन सूचना तक पहुंच और जैव, ये ठीक है, इजी है। फिर है आपका नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। अब आपको क्लाइमेट चेंज की नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की नॉलेज भी होनी चाहिए आपको। गवर्न्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीति ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शासित। यह जलवायु परिवर्तन के प्रति चुनौतियों और आवश्यक प्रतिक्रियाओं की पहचान करता है। यह खुले अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से किया जाएगा और इस शोध के लिए पर्याप्त धन सुनिश्चित किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन पर एक मजबूत रणनीति ज्ञान प्रणाली की आवश्यकता है। ये इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। अभी क्लियर है सभी को? 8 मिशन। अब बताओ मुझे कि 8 मिशन कौन कौन से आपको याद हुए कि नहीं हुए? दिसंबर के एग्जाम में नहीं था, एक साथ चेंज करना पड़ा था। अच्छा अच्छा, यहाँ पे अपनी बातें चल रही है कुछ। हाँ जी, 8 मिशन। अब आपने क्या क्या याद करना है जो मैंने आप लोगों को बोला, एज इट इज आप याद करोगे। MDG के गोल 8 गोल, SDG के गोल 17 गोल, और साथ में ये कब है 2000 से आपका 2015 तक, और ये कब है आपका 2015 से लेकर 2030 तक, और इसको 2030 एजेंडा भी बोला जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को। तीसरा क्या करना है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये क्या है आपके, इसके भी 8 मिशन है, तो कहीं ना कहीं आपका MDG से मिलता जुलता है, बस इसके 8 गोल है, इसके 8 मिशन है। अब उन जो 8 मिशन कौन कौन से, सोलर है, वाटर है, ग्रीन इंडिया है, सस्टेनेबल हैबिटेट है, हिमालयन इकोसिस्टम है, और सस्टेनेबल आपका एनर्जी वाला है, ऐसा कुछ है। ठीक है, वो है, तो उन चीजों को आपने याद करना है। ठीक है, सोलर मिशन है, ग्रीन इंडिया है, हाँ जी। सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। इजी है, बस ये याद कर लेना प्लीज। बोलू मैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है डेफिनेटली। ठीक है, तीनों चीजें आपको एज इट इज याद करनी होगी।
एमडीजी के 8 गोल्स, एसडीजी के 17 गोल और एनपीएसी का, इसका साथ में और क्या याद करोगे, इसका लॉन्च ईयर कौन सा आपका 2008, मेरी इमेज के पीछे तो नहीं हो गया, हाँ 8 मिशन है ना, और इसका आपका लॉन्च ईयर कौन सा 2008 है, ठीक है, ये भी याद कर लेना बस। नोट्स ऐसे ही बनाना है यहाँ पे, ठीक है, एक पेज में आ जाएंगे आपके, और तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, लो 3 स्टार दे दिए मैंने यहाँ पे। एग्रीकल्चर मिशन, हाँ, नेशनल सोलर, नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी, वाटर मिशन, एग्रीकल्चर, वाटर, ग्रीन इंडिया। लास्ट वाला तो इजी है फिर भी आपका, सस्टेनेबल हैबिटेट हो गया, सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम हो गया, और सस्टेनेबल और भी था एक आपका ना, अब वो हो गया, ठीक है, तो 3 तो आपके सस्टेनेबल वाले ही हो गए याद करने के लिए। बाकी आपका वाटर और ग्रीन इंडिया हो गया 4 5, एक आपका एनर्जी वाला हो गया 6, सोलर हो गया 7, और आपका वो एग्रीकल्चर वाला हो गया, ठीक है, और स्ट्रेटेजी का आप लोगों की उसके क्लाइमेट चेंज के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज रहने वाली, मीन्स उसको उसका पता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए क्लाइमेट चेंज का। ओके जी, सस्टेनेबल भी कर लेना, ऐसा ना हो कि एग्रीकल्चर, हाँ एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो गया, सस्टेनेबल हैबिटेट हो गया, सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम हो गया, ये पूछा जाता है इस तरह से, ऐसा ना हो कि एग्रीकल्चर ओनली एग्रीकल्चर और आप कंफ्यूज रहे, थोड़ा डिटेल में लिख लेना थोड़ा सा, ठीक है। 3 तो आपके यही हो गए, फिर वाटर हो गया, ग्रीन इंडिया हो गया 4 5, सोलर 6, एनहांस एनर्जी आपका 7 हो गया, और एक आपका वो हो गया कि आपको नॉलेज होनी चाहिए क्लाइमेट चेंज की, ठीक है, 8 8 मिशन हो गए जी आपके। अब करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट। क्लियर है जी सभी को? ओके मैम, ओके, थम्स अप दे दो सभी। और जो मैंने यहाँ पे 3 स्टार दिए, एमडीजी, एसडीजी, एनएपीसीसी, बार बार बोल रही हूँ, प्लीज याद कर लेना इसको, ठीक है, नोट्स भी बना लेना साथ के साथ, 1 2 बार पढ़ोगे हो जाएगा याद। अब चलो जी नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, ये वाला टॉपिक होते हैं आपके तीनों कंप्लीट, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, ओके ठीक है जी। द ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, एंथनो सॉरी एथ्रोपोगेनिक, एंथ्रो एथ्रोपोगेनिक एक्टिविटीज एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट। अगर हम एथ्रोपोगेनिक एक्टिविटी की बात करें तो ये वो एक्टिविटी है जो ह्यूमन के द्वारा की जाने वाली एक्टिविटी है जिनसे हमारे इन्वायरमेंट को लॉस होता है, या फिर हमारे इन्वायरमेंट को जिन एक्टिविटी से नुकसान होता है, और कौन करता है इन एक्टिविटी को, ह्यूमन बींग। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था जी 2 नंबर का, ठीक है, आपको पता है कि एवरी क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का होता है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। और यहाँ से एथ्रोपोगेनिक पूछा गया था कि एथ्रोपोगेनिक एक्टिविटी कौन सी होती है, तो ये वो एक्टिविटी होती है जो ह्यूमन के द्वारा की जाती है, ह्यूमन मेड एक्टिविटी होती है। ये कौन सी एक्टिविटी होती है, ह्यूमन मेड, ये बना लो इसका कीवर्ड, कि इंसानों के द्वारा की जाने वाली ऐसी एक्टिविटीज जिनसे आपके एनवायरमेंट को नुकसान होता है या फिर लॉस होता है। क्लियर है सभी को? पढ़े अब डिटेल में आगे। अब देखो, ह्यूमन एक्टिविटीज हैव हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट सिंस द बिगिनिंग ऑफ द टाइम। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि इंसान के कारण हमारा जो एनवायरनमेंट है वो ज्यादा प्रदूषित हो रहा है, बोलते हैं ना हम इस तरह से कि धुआं हो गया, और मीन्स की जो इंडस्ट्री से धुआं निकल रहा है उस वजह से, जैसे कि आपकी अम्लीय वर्षा होती है, एसिड रेन होती है, वो भी कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा ऐसा हो रहा है कि जो इंडस्ट्री से धुआं निकलता है, और नदियों में जो लोग कूड़ा करकट फेंकते हैं, जो पॉलिथीन का ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, पॉलिथीन को जलाते हैं, ठीक है, तो उन एक्टिविटी से जो हमारे इन्वायरमेंट पे जो इफेक्ट पड़ रहे हैं, और उससे भी आपकी कहीं ना कहीं एसिड रेन होती है, SO2, जिसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर बनाती है आपकी एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। ये पढ़ा होगा आपने 10th में भी, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ से कि एसिड रेन किन दो गैसेस से बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड आपका सल्फर डाइऑक्साइड से मिलकर बनती है, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी ह्यूमन एक्टिविटी में आ जाता है। हाँ जी, अब देखो, ह्यूमन एक्टिविटी हैव हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट सिंस द बिगिनिंग ऑफ द टाइम। पता ही आपको, द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड द एनवायरनमेंट डायनामिक कॉम्प्लेक्स, ये इजी है, कुछ खास नहीं, बस जो मैंने बोला ना वो वही बातें लिखी है। आदिकाल से ही मानवीय गतिविधियों का पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है, पता ही आपको, ठीक है, बहुत प्रभाव पड़ रहा है। और मनुष्य, दिल्ली की तो इतनी ज्यादा कंडीशन खराब है कि वहां पे तो दिन में भी ऐसा लगता है ना कि फॉग इतना ज्यादा, स्मोग, एक्चुअली स्मोग बोलते हैं उसको, है ना, स्मोग, स्मोग इतना ज्यादा है वहां पे तो,
फॉग बोलो, मीन्स कि जब धुआं और दो चीजें मिलके बनती है ना तो उसको बोलते हैं स्मोक। ह्यूमन मेड एक्टिविटी और फॉग। तो इतना ज्यादा इन्वायरमेंट जो है वो प्रदूषित हो गया है, किसके कारण प्रदूषित हुआ है? ह्यूमन बींग के द्वारा। अब देखो, एथ्रोपोगेनिक जो आपकी एक्टिविटीज है यहाँ पे क्या क्या आएगा, सच एज डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन कौन कौन सा होता है, कोई बताएगा मुझे? ये तो बहुत इजी है, पॉल्यूशन। 10th में पढ़ा है हमने पॉल्यूशन, और कहीं ना कहीं कॉलेज में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, ईवीएस में, इन्वायरमेंटल जो था आपका। स्मोक प्लस फॉग, स्मोक। हाँ जी अभिज्ञान जी। एक ही होता है? जल्दी जल्दी लिखो, कौन कौन से पॉल्यूशन होते हैं आपके? एयर, नॉइस, वाटर, हाँ ठीक है। सॉइल, वाटर, नॉइस, एयर, वाटर। हाँ, और इन पॉल्यूशन को ना हम डिटेल में करेंगे, कल हम करेंगे ये टॉपिक, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन वाला करेंगे हम डिटेल में। जैसे आपका वो होता है ना क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, वो भी है आपका, प्राइमरी सेकेंडरी, और पॉइंट और नॉन पॉइंट वाला पॉल्यूशन भी है, ठीक है। मीन्स के वाटर के टाइप्स है, वाटर पॉल्यूशन में पॉइंट एंड नॉन पॉइंट है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी भी पूछा था, पॉइंट एंड नॉन पॉइंट वाटर पॉल्यूशन में। ये हम डिटेल में करेंगे पॉल्यूशन। बट एंथ्रोपोगेनिक एक्टिविटी ह्यूमन मेड के द्वारा हो रही है। अब क्या क्या हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन मीन्स की वनों की कटाई। वनों की कटाई होगी तो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को लॉस होगा, यस या नो? सूखा नहीं बढ़ जाएगा, फिर सांस लेने में ऑक्सीजन में प्रॉब्लम हो जाएगी। पेड़ पौधे जरूरी है, ये सारी चीजें, मिट्टी, मिट्टी आपकी बिल्कुल सूखी पड़ जाएगी, ठीक है। नॉइस, सॉइल, वाटर, ठीक है जी, हाँ जी। और पॉल्यूशन तो आपने बता ही दिया, एयर, वाटर, नॉइस, सॉइल, ठीक है। सॉइल एंड क्लाइमेट चेंज हो गया आपका, जो कि अभी हमने पढ़ा, जलवायु परिवर्तन। आर सम ऑफ द मेजर वेज इन विच ह्यूमन बीइंग हैव इम्पैक्टेड द एनवायरनमेंट। वनों की कटाई हो गया, डिफॉरेस्टेशन, प्रदूषण हो गया, जो एयर, एयर हो गया, वाटर हो गया, सारे। जलवायु परिवर्तन जैसी मानव जनित गतिविधियां कुछ प्रमुख तरीके हैं जिनसे मनुष्यों ने पर्यावरण को प्रभावित किया है। बस आपको इतना पता होना चाहिए, एंथ्रोपोगेनिक, बस इतना लिख लेना इसके साथ जब नोट्स बनाओगे ना आप। ह्यूमन मेड एक्टिविटी, बस ह्यूमन मेड एक्टिविटी ये लिख लेना, आपको याद रह जाएगा, ठीक है। साउंड नॉइस में ही आ जाएगा, साउंड पॉल्यूशन नॉइस में ही आ जाएगा। अब ह्यूमन एंड इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन। एथ्रोपोगेनिक एक्टिविटीज रेफर्स टू ह्यूमन एक्टिविटी। मैंने बोला था आपको ह्यूमन मेड एक्टिविटी कर लेना, ये कीवर्ड है यहाँ पे। एग्जाम में बहुत बार इंसान कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, के एथ्रोपोगेनिक क्या था, और पूछा गया, और बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। अभी भी पूछा जा सकता है, दिसंबर में किसी न किसी शिफ्ट में डेफिनेटली पूछा जाएगा। दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एक तो डायरेक्टली मीन्स बोलते हैं ना कि जानबूझकर और अनजाने में आप अपने क्या कर रहे हो, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे, अफेक्ट द नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हो, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। दीज एक्टिविटी, हाँ ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो एथ्रोपोगेनिक एक्टिविटीज है ना, वो ह्यूमन एक्टिविटी जो वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है, ओनली। अगर ओनली आपको पता है, जो ओनली हो गया आपका, ऑलवेज हो गया, और आपके ओनली, ऑलवेज, ये कहीं ना कहीं आपके ना नेगेटिव रोल प्ले करते हैं, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव रोल प्ले करते हैं। नॉट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, ये नेगेटिव रोल प्ले करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। अब देखो, डायरेक्टली और नॉन डायरेक्टली बोथ, ठीक है, जानबूझकर और अनजाने में की जाने वाली ह्यूमन के द्वारा ऐसी हरकतें, क्लियर है, ऐसी हरकतें जो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती हैं। दीज एक्टिविटी हैव इंक्रीज्ड इन इंटेंसिटी एंड स्केल, लीडिंग टू सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एज द वर्ल्ड पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू ग्रो, ठीक है। पॉपुलेशन जितनी ज्यादा ग्रो हो रही है उतना ज्यादा कहीं ना कहीं हमारे जो एनवायरमेंट है उसमें इफेक्ट पड़ रहा है। सो डज द डिमांड फॉर रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है, और आपको पता है कि हम ज्यादातर नेचुरल रिसोर्सेज को ही यूज करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को ही हम यूज करते हैं ना, वही हमारे लिए एक तरह से रॉ मटेरियल है, फिर हम आगे उसको और रिसोर्सेज में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। एंड प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट। The following article explore the various type of anthropogenic, their impact on the environment, and mitigation measure that can be implemented. मानव जनित गतिविधियां मानवीय गतिविधियों को संदर्भित करती है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कीवर्ड है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, के रूप से प्राकृतिक पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। इन गतिविधियों को तीव्रता और पैमाने में वृद्धि हुई है जिससे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव पड़ रहे हैं। जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ओवरलोड मीन्स की ओवरलोड,
ओवर पॉपुलेशन के कारण भी, ठीक है, ओवर पॉपुलेशन के कारण भी वैसे वैसे संसाधनों की मांग और कचरे का उत्पादन भी बढ़ता जा रहा है। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, पता ही आपको, जहाँ पे जितने ज्यादा लोग रहेंगे वहां पे उतना ज्यादा कचरा होगा। ओके। निम्नलिखित लेख विभिन्न प्रकार की मानव जनित गतिविधियां, पर्यावरण पर उनके प्रभावों और लागू किए जा सकने वाले शमन। अब जैसे कि गवर्नमेंट ने रूल बनाया था ना, अभी भी है वो रूल कि ओनली दो बच्चे ही पैदा कर सकते हैं, ऐसा करके रूल था। मुस्लिम में तो जितने मर्जी कर लो, अभी है वो रूल, मुझे याद नहीं आ रहा। नहीं, अभी नहीं है, क्योंकि अभी तो बहुत से होते हैं ना। एक टाइम पे ऐसा आया था कि रूल बने थे कि सिर्फ 2-3 बच्चे ही पैदा कर सकते, उससे ज्यादा नहीं। अभी भी है अभी नहीं है, अभी तो कहाँ है, लोग तो करते हैं, 3-3 4-4 बच्चे भी होते हैं। 3-3 4-4, बट कहीं ना कहीं हाँ बोला था एक तरह से कि भाई पॉपुलेशन को रोकथाम करो, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे इन्वायरमेंट में लॉस हो रहा था। हम दो हमारे दो, हाँ ये था ना उसका थीम, हम दो हमारे दो। इंदिरा गांधी के समय, हाँ छोटी थी मैं उस टाइम ना। बोला था कुछ इस तरह से 1971 में। वेरी गुड चंपा जी। टाइप्स ऑफ एथ्रोपोगेनिक एक्टिविटी, ये पूछा गया जी एग्जाम में, टाइप्स। अब क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज हो सकती है ह्यूमन मेड के द्वारा की जाने वाली जो हमारे इन्वायरमेंट को लॉस करेगी? फर्स्ट, कृषि, एग्रीकल्चर। कृषि आपको पता ही खेती, पानी और सारी चीजें वो। खाद्य उत्पादन के लिए कृषि आवश्यक है, सही बात है ये तो, ठीक है। अब चावल है, राइस है, गन्ना है, जो भी है, गेहूं है, ठीक है, वेट है आपका। और काफी चीजें हैं जो कृषि से होती है, फल फ्रूट हो गए, खाना पीना हो गया। क्लियर है? यह सबसे पुरानी मानवीय गतिविधियों में से एक है। हालांकि आधुनिक कृषि पद्धतियों के परिणाम स्वरूप वनों की कटाई। अब मान लो अगर मुझे खेत चाहिए तो मुझे वहां से पेड़ तो काटने पड़ेंगे, ठीक है। वनों की कटाई, मिट्टी का क्षरण, और जैसे कि मान लो हम कोई ऐसी, क्या बोलते हैं उसको, दवाइयां दवाइयां डालते हैं ना इसमें, फसलों में दवाइयां डालते हैं, ऐसी केमिकल दवाइयां होती है जिससे नुकसान हो जाता है कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी का भी और काफी चीजों का। क्लियर है? और जल प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जैसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव पड़ रहे हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस हो गया आप लोगों की, जल प्रदूषण हो गया आप लोगों का कृषि के कारण। हाँ मैम, अपनी भतीजी को, मैम अपनी भतीजी को दिखाओ। अच्छा, मेरी भतीजी को देखना चाहते हो? एंजलिना, एंजलिना तो रो रही है। हाँ, वो उसके पास और क्या काम है, रोती रहती है, रोना, दूध पीना, बस यही काम होता है उसके पास, और कुछ काम नहीं है। मैम आपकी हिंदी लैंग्वेज स्ट्रांग होगी। सच में नेहा जी, हिंदी मेरी स्ट्रांग होगी? ये वाला तो अच्छा है इन्वायरमेंट का ना, यहाँ पे इजी इजी शब्द दिए हैं, क्योंकि ये पढ़ा है साइंस में, पढ़ा है कि बचपन में पढ़ा है इसलिए। पर बोला नहीं जाता, समटाइम ना बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, हिंदी इंग्लिश ना अगर एक साथ बोलना हो ना तो फिर टंग जो है वो स्लिप कर जाती है। यस मैम, दिखाइए। एंजेलिना तो इंग्लिश नेम है। हाँ, एंजेलिना का एक्चुअली मीनिंग है मैसेंजर ऑफ गॉड। एंजल हम घर पे बोलते हैं उसे। नेम बहुत प्यारा है, मीन्स नेम ऐसा होना चाहिए जिसका मीनिंग अच्छा हो। जब भी, मेरा तो ये कहना है, देखो थोड़ी सी बात, जब भी किसी का नेम रखना है ना, हमेशा नेम का मीनिंग ना अच्छा होना चाहिए। हमेशा जब भी कोई नेम रखो उसका मीनिंग जो है वो अच्छा होना चाहिए। मेरा कमेंट नहीं पढ़ा आपने, आपका क्या कमेंट है? मुस्लिम मजा में ज्यादा एट नॉर्मल, अच्छा। अब हम परिवार भी ना बनाए। अच्छा मेघा जी, मैम कोई क्यूट सी रोने की आवाज आ रही है। हाँ, एंजेलिना है ये, अभिज्ञान मिश्रा जी। एंजेलिना मेरी भतीजी है ये, अभी 2 मंथ की हुई है, 2 मंथ की। ओके, एग्रीकल्चर हो गया हमारा, ठीक है। एग्रीकल्चर इज एसेंशियल फॉर फूड प्रोटेक्शन। ये तो देखो हिंदी में पढ़ाऊं चाहे इंग्लिश में पढ़ाऊं, बात सेम ही है, ये समझ आ जाएगा सभी को, एग्रीकल्चर कृषि, ठीक है, सेम ही बात है। अब एनर्जी प्रोडक्शन, ऊर्जा उत्पादन। एनर्जी प्रोडक्शन इज क्रिटिकल फॉर पावरिंग इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन एंड हाउस होल्ड। हाउएवर फॉसिल फ्यूल्स कम, ये वाला आपका द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हैज लेड टू एयर पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज एंड ओशन। ऊर्जा उत्पादन बिजली उद्योगों, परिवहन और घरों के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत जीवाश्म ईंधन के दहन से वायु प्रदूषण, ऊर्जा, ठीक है, जीवाश्म फॉसिल फ्यूल आपके, वायु प्रदूषण होता है, जलवायु परिवर्तन और समुद्र का अम्लीकरण हुआ है। एनर्जी प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन आपको पता ही है,
ये भी ह्यूमन मेड एक्टिविटी है, जैसे कि आपके डीजल हो गए, पेट्रोल हो गया, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट में इससे भी नुकसान पहुंचता है, और खासकर तो ऐसे उससे जिन जिन गाड़ियों का इंजन खराब हो। भाई वो तो, अगर तो वो वाली गाड़ियां हो ना कि जिन गाड़ियों का इंजन खराब हो, वो तो ब्लैक, फिर वहां पे ब्लैक धुआं निकलता है। क्या स्पेलिंग लिखी मैंने, ठीक है, ब्लैक धुआं निकलता है उसका, काला धुआं, और इतना खतरनाक होता है वो। इसका रोना भी क्यूट है। प्रियंका का मीनिंग क्या होगा? अच्छा, प्रियंका का मीनिंग क्या होगा? पता है मुझे प्रियंका का मीनिंग क्या होगा। नेम से ही पता लग रहा है प्रियंका का। 6 इंजन और, अच्छा BS, हाँ लड़कों को ज्यादा नॉलेज होती है ना इंजन की, मुझे नहीं पता। बस इतना पता है कि अगर इंजन खराब होगा तो वो जो है मीन्स कि वो ढंग से जल, क्योंकि जैसे पेट्रोल डलता है ना गाड़ी में तो वो जलता है, तभी वो एनर्जी बनती है उसकी। जब तक वो जले ही नहीं ना तब तक एनर्जी नहीं बनती। तो इंजन खराब होता है तो कुछ होता है समथिंग, और वो पूरी तरह से जल नहीं पाता पेट्रोल, और उस वजह से वो काला धुआं आता है। हो प्रियंका क्यूट सी इंटेलिजेंट गर्ल। अच्छा जी, थैंक यू जी। मैम इस क्लास की PDF कल मिलेगी चौधरी जी। स्टार्टिंग में बता दिया था क्लास की स्टार्टिंग में, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का आपको पता ही लग गया होगा। ये तो डीजल पेट्रोल वो सारी चीजें। कंस्ट्रक्शन, जब कंस्ट्रक्शन करते हैं, घर बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, और क्या बोलते हैं वहां पे क्या होता है कि मान लो मुझे घर बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, तो मान लो मैंने कोई जमीन खरीद लिया, कोई ऐसी जगह खरीद ली जहाँ पे पेड़ पौधे या कुछ भी, पहले तो उसको साफ करेंगे। फिर उस वजह से भी जो धुआं निकलता है ना, जैसे पत्थरों को तोड़ना, वहां से भी कितना धुआं निकलता, तो वो भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन हो जाता है उससे भी। पत्थरों को तोड़ना, और वो JCBs लगानी जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, या फिर रोड बना रहे हैं, या किसी भी चीज का घर बना रहे, बिल्डिंग बना रहे हैं, और इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, किसी भी चीज का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो वहां से धुआं निकलता है वो, तो उससे भी हो जाता है, ठीक है। ड्यू टू लेड पार्टिकल्स, हाँ जी। अब और क्या है, कंस्ट्रक्शन हो गया, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होगी। अब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी मान लो कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जहाँ पे क्लोथ बनते हैं, ठीक है, और कुछ भी और भी चीजें, तो वहां से वाटर और एयर पॉल्यूशन हो जाता है आपका, ठीक है। सॉइल डिग्रेडेशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ये इसी औद्योगिक। वेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व द कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट, कचरे का प्रबंधन, ठीक है। जो वेस्ट, अगर कचरे का ढंग से प्रबंधन नहीं करेगा ह्यूमन ह्यूमन बींग, ठीक है। अब जैसे कि आपको पॉलिथीन था, तो पॉलिथीन आपका ऐसा था वो जलता नहीं है, ठीक है। वो जलता नहीं है मीन्स कि वो काफी टाइम तक रहता है। तो जो भी चीजें ऐसी है ना जो हमारी धरती पर काफी टाइम तक रहती है, मिट्टी पर हमारे काफी टाइम तक रहती है, तो उससे नुकसान पहुंचता है, वो जलता नहीं है पॉलिथीन पूरी तरह से। तो वो भी हो जाएगा आपका। कचरे का प्रबंधन ढंग से नहीं करेगा ह्यूमन बींग, तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन होगा, कहीं ना कहीं आपका इन्वायरमेंट पे उसका नुकसान होगा, इन्वायरमेंट को। अब है डिफॉरेस्टेशन, ये बताई थी आपको, वनों की कटाई। ये तो पढ़ा ही होगा आपने, पेड़ बचाओ, पेड़ बचाओ नहीं, वो तो बेटी बचाओ है। क्या था वनों की कटाई के लिए, क्या थीम थी? जंगल क्या था वो, वनों की, इसके लिए चिपको आंदोलन भी आया था, वनों की कटाई के लिए। और काफी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। वनों की, प्लास्टिक जल्दी डिकम्पोज नहीं होता, हाँ, जल्दी से वो डिकम्पोज नहीं होता है प्लास्टिक आपका। वनों की कटाई के लिए कुछ थीम थी ना कि जंगल बचाओ पेड़ बचाओ, ऐसा कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा। बचपन में हम बहुत वो बनाते थे, EVS का जब होता था ना वो बनाने, फिर चलना उनको लेके, जिस दिन वो इन्वायरमेंट डे होता था उस दिन बना, चिपको मूवमेंट, हाँ ऐसा ऐसा करके, ठीक है। तो ये इजी है, वनों की कटाई। पॉल्यूशन तो आपको पता ही है, फिर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये हम डिटेल में करेंगे कल, ठीक है। ये छोटे बच्चों वाले टॉपिक है, पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर हो गया, ये देखो यहाँ पे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये तो डिटेल में करना है, यहाँ से तो डेफिनेटली क्वेश्चन बनेंगे। सॉइल पॉल्यूशन हो गया आपका, जैसे वाटर पॉल्यूशन में मैंने बताया ना, एक पॉइंट है और एक आपका नॉन पॉइंट पॉल्यूशन होता है। और प्राइमरी पॉल्यूशन एंड सेकेंडरी पॉल्यूशन होता है आपका, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, ये हम सारे करेंगे, ठीक है, डिटेल में करेंगे, कल करेंगे हम इसको। प्रदूषण, क्लाइमेट चेंज इज परहैप्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ एथनो, ये जलवायु परिवर्तन शायद पर्यावरण पर मानव जनित गतिविधियों का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है। जलवायु परिवर्तन वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस में वृद्धि के कारण होता है, ये ग्रीन हाउस गैसेस भी डिटेल में करेंगे। फिर आपको सारी चीजें कड़ियों से कड़ी जुड़ती रहेगी, आपको समझ आ जाएगा। जो गर्मी को रोकती है और वैश्विक तापमान में वृद्धि मीन्स कि आपके क्लाइमेट चेंज हो जाना,
और ये किसकी वजह से चेंज हो रहा है क्लाइमेट, आपको पता है? ह्यूमन बीइंग के द्वारा, ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा हमारा क्लाइमेट में बहुत फर्क आया है, बहुत ज्यादा फर्क आया है ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण। मैम पैसेज में भी यहाँ से पूछा जाता है, पैसेज हाँ पूछा जा सकता है चौधरी जी, पैसेज तो आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है, हायर एजुकेशन से या फिर जैसे भी, मीन्स पैसेज तो कहीं से भी पूछा जा सकता है। जैसे कि जिस टाइम कोविड-19 चल रहा था ना, तो उस टाइम कोविड-19 पे पैसेज बना था कि कोविड-19 में क्या चीजें हुई है। तो कोविड-19 में जो सबसे ज्यादा हुआ है वो टेक्नोलॉजी को सबसे ज्यादा बढ़ावा मिला था कोविड-19 में, सबसे। नीदू मैम ने लगवाया था सबसे पर, समझ नहीं आया मुझे, विकी जी समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो? नीदू मैम ने लगाया था सबसे पर। मैम पैसेज आप ही करवाएंगे? हाँ जी, आरसीबी में ही करवाऊंगी। एंजेलिना बहुत रो रही है, क्या करे, उसका काम ही रोना होता है। और रोती क्लास के टाइम ऐसी, इतनी शांत है ना वो, बहुत ज्यादा शांत है, पूरी रात आराम से रहेगी, सुबह आराम से रहेगी, दिन में आराम से रहेगी, क्लास में रोती है। उसको पता है ना कि उसकी बुई पढ़ा रही है, अब हम भी पढ़ा लेते हैं, वो भी सोचती है कि मैं भी बोलूं कुछ। ट्री लगवाया था, अच्छा ट्री लगवाया था आप लोगों से एनवायरमेंटल उस पे डे पे। ओवर पॉपुलेशन, ये तो स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ठीक है। ये भी आपकी एंथ्रोपोगेनिक एक्टिविटी है। ओवर पॉपुलेशन सारा इजी है, टफ नहीं है ये, बाकी हम कल करेंगे, ठीक है। कल हम करने वाले हैं पॉल्यूशन, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन करेंगे कल टॉपिक। और आपने क्या करना है कि एमडीजी और एसडीजी और आपका एनएपीसीसी, ठीक है। और एथ्रोपोगेनिक एक्टिविटी तो पता ही लग गया, इजी है वैसे, ज्यादा टफ नहीं, बस इतना पता हो गया ना, ह्यूमन मेड एक्टिविटीज है जिसके द्वारा हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है, वो होगी आपकी एथ्रोपोगेनिक एक्टिविटी। बस इतना सा लिख लेना, बाकी तो सारी चीजें आपको पता लग ही जाएगा। पेड़ों की कटाई ह्यूमन बीइंग करता है, ऐसा तो नहीं कि ऊपर से आएंगे पेड़ों की कोई कटाई करने एंजल। क्लियर है? प्लीज दिखा दीजिए हमें, मैम दिखा दीजिए सबको ज्यादा, सब सैम को ज्यादा दिखाए। देखना चाहते हो? 7:55 हुए ना, हाँ दिखा तो दूंगी, पर अभी रो रही है ना, वेट करो फिर मैं लेके आती हूँ उसको, ठीक है। वेट करो, दिखा देते हैं आपको, क्योंकि क्लास हमारी होगी ना, अभी क्लास होगी है, और ये कर लेना, ठीक है। वेट करना, मैं लेके आई। दे दो स्टूडेंट बोल रहे हैं, दिखा दो। कम आइए मेरे सोना बाबू, कम हियर। क्या हुआ आपको? Why are you crying? Huh? Why are you crying? Why are you crying? देखो आपको कोई देखना चाहता है, अभी दिख रही है किसी को? वेट, ये देखिए, ये है एंजेलिना। मुझे नहीं लग रहा है कि दिख रही होगी आप लोगों को, स्टूडेंट बोल दिखा दो मैम बोलते हैं। ये देखो, ये है एंजेलिना, बट मुझसे दिखाई नहीं जा रही है। वेट वेट वेट, यहाँ देखो, यहाँ देखो, हेलो बोल दो सबको, हेलो 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 बोल दो सभी को। ओ ओ ओ, हेलो बोल दो सभी को, हेलो। दिखी? आप दिखी? हाँ, हेलो बोल दो सभी को, हेलो। ओके जी, लो जी, आपकी इच्छा होगी पूरी। अब बाय बाय कर दो सबको, बाय बाय। सो क्यूट। हाँ जी, छोटे बेबी तो होते ही बहुत प्यारे हैं। अब बाय बाय, इसे आना था ना क्लास में, इसीलिए रो रही थी ये, क्लास के टाइम रोती है, ऐसे नहीं रोती। लो जाओ मम्मा के पास। तुम करते आप बिल्कुल, तुम करते उसको बहुत, क्या है उसको बहुत धंधी लग रही है, क्या मीन्स? मैम अब चुप होगी, हाँ मेरे पास आके चुप हो जाती है ये, मेरे पास आती है ना तो साइलेंट हो जाती है, बस इसे क्लास में आना होता है शायद, में भी इसलिए रोती है। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टाटा, सी यू। हाँ अब चुप होगी। मैम यहाँ आने के लिए रो रही थी, हाँ जी यहाँ आने के लिए रो रही थी, इसे भी आना था क्लास में, स्क्रीनशॉट भी नहीं आता।
अच्छा, सुंदर है। गॉड ब्लेस यू क्यूट एंजल। इसको बहुत क्या है, बहुत क्या लिखा है अंजलि जी, आपने समझ नहीं आया मुझे। धांधली लग रही है। धंधली लगी है, धंधली लगी, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। नजर ना लग जाए छोटे बेबी को। नहीं नहीं, नजर नहीं लगेगी इसको। अभी कमेंट देख रही हूँ आपके सभी के ना, एक्चुअली मैंने उसको गोद में उठाया था ना, तो मुझसे फिर कमेंट नहीं देखे जा रहे थे, अभी देख रही हूँ। थोड़ा ऊपर कीजिए, बहुत क्यूट है। ओके जी, वाह काफी कमेंट आए हैं। मुझे भी लोगों से, ठीक है जी, ओके। ठीक है, बाय बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल। नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, फिर रो रही है। मेरे पास आ गई थी ना, और हाँ, ठंड बहुत ज्यादा है शिमला में, तो बहुत ज्यादा ठंड है, 6 डिग्री है यहाँ पे। ठीक है, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपनी नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन कर लिए, और जो कर लीजिए सभी, जो आपको बोला उसको प्लीज कर लेना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे डेफिनेटली। कल हम करेंगे आपके इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन करेंगे कल। ओके जी, बाय बाय।